नमस्कार बच्चों, सीसी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा चैप्टर है सुमित्रा नंदन पंत की वे आंखें पोइम कविता हम पढ़ेंगे। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था, इनका मूल नाम था गोसाई दत्त। मूल नाम इनका गोसाई दत्त था। सुमित्रा नंदन पंत नाम इनका बाद में पड़ा। इनका जन्म हुआ सन 1900 ईस्वी में कोसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चितंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनको सम्मान मिले भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण, ये इनको पुरस्कार प्राप्त हुए। मृत्यु हुई इनकी सन 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। छायावाद के प्रमुख स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। मतलब हम पहले भी छायावाद के बारे में बात कर चुके हैं। उसके 4 आधार स्तंभ माने गए हैं सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो इन्होंने ये प्रकृति का चित्रण करने वाले कवि माने जाते हैं। हिंदी कविता में प्रकृति का पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने ही किया। सबसे पहले प्रकृति को अपना विषय बनाया किसने? पंत जी ने। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। मतलब उन्होंने अपनी कविता में प्रकृति और मनुष्य के संबंधों का वर्णन किया है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। शुरू की शिक्षा थी उनकी कोसानी गांव में हुई और बाद की शिक्षा थी वो बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवा अवस्था तक पहुँचते पहुँचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। मतलब जब ये बड़े युवा हुए, जवान हुए, उस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन में गांधी जी ने असहयोग की नीति अपना रखी थी। मतलब अंग्रेजों का सहयोग नहीं करने की नीति उन्होंने अपनाई थी और उसी से ये प्रभावित हुए और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और स्वतंत्र रूप से लिखने लगे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी। मतलब ये बदलाव के पक्षधर थे, बदलाव करने के पक्ष में थे। शुरुआती समय में उन्होंने छायावादी कविताएं लिखी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें, मतलब इनको प्रकृति का जो परिवर्तित रूप था वह बहुत लुभाता था, अपनी ओर आकर्षित करता था। इसलिए बाद में ये प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें रचनाएं उन्होंने जैसी कविताएं भी लिखी। इसके साथ ही अरविंद के मानवतावाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। तो ये प्रगतिशील लेखक हो गए, प्रगतिवाद के भी लेखक माने जाते हैं और मानवतावाद के लेखक भी माने जाते हैं। उन्होंने तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अरविंद ने कौन से दर्शन को माना? मानवतावाद को माना। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। मतलब नाटक भी लिखे हैं, कहानी भी लिखी है, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचनाएं लिखी हैं। रूपाब नामक पत्रिका का संपादन भी किया। तो इनकी पत्रिका का नाम क्या था? रूपाब, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। तो प्रगतिवाद के भी कवि माने जाते हैं। पहला हो गया इनका छायावाद, प्रगतिवाद और मानवतावाद। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। सचेत यानी जागरूक थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई उसे स्वयं पंत चित्र भाषा, बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। मतलब चित्रों के माध्यम से उन्होंने बिंब बांधा है। और हमें जब पोएम पढ़ते हैं या कविता पढ़ते हैं इनकी, तो ऐसे लगता है मानो हमारे सामने उसका चित्र उभर रहा हो। ब्रजभाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया। तो ये किसके पक्षधर थे? खड़ी बोली के पक्षधर थे। और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया। तो ये क्वेश्चन यहाँ भी क्वेश्चन बढ़ रहा है, खड़ी बोली का समर्थन उन्होंने किस रचना की भूमिका में किया है? तो पल्लव रचना की भूमिका में इन्होंने इसका समर्थन किया है। अब आ रहे हैं हम पोएम पे।
पाठ परिचय आपका। प्रस्तुत कविता वे आंखें। आज की आपकी जो कविता है उसका नाम है वे आंखें। पंत के प्रगतिशील दौर की कविता है। तो किस वाद की कविता है ये? प्रगतिवादी कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। विरोध है मतलब इनमें विकास के नाम पर विरोध दिखाई देता है, उस पर उन्होंने प्रहार किया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। युग युग यानी पुराने समय से किसान का क्या होता रहा है? ऐसे शोषण होता रहा है और वह दुखी होता रहा है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। स्वतंत्र होने के बाद में भी किसानों के साथ कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई, किसान के लिए कोई अच्छा कार्य नहीं किया गया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के, दुष्चक्र यानी बुरे चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत और पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है। तो इसमें किसान की व्यक्तिगत मतलब खुद के स्वयं की और परिवार के दुख की बात इसमें बताई गई है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है कि हमारे सामने जो समाज है वर्गों में विभाजित है, उच्च वर्ग निम्न वर्ग, उसको हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत कर रही है ये कविता। क्या नाम है कविता का? वे आंखें कविता। आइए कविता पे पहले थोड़ा सा कविता के बारे में हम बात कर लेते हैं। इस कविता में जैसा आपको पाठ परिचय में बता दिया गया है, एक किसान के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से जो किसान है वह दुखी है, उसी से उन्होंने चित्र के माध्यम से हमारे सामने बिंब प्रस्तुत किया है। तो बिंबात्मक कविता है ये। और एक किसान दुख से पीड़ा से किस प्रकार से अपने आप को रोने जैसी स्थिति में महसूस करता है, कैसे उसके जानवर हैं जैसे गाय हैं बैल हैं प्रमुख जानवर हैं, उनको बेचना उसको पड़ता है, कैसे उसके परिवार के ऊपर दुख आते हैं, इसी का वर्णन इसमें किया गया है। अंधकार की गुहा सरीखी, गुहा यानी गुफा, सरीखी यानी समान, उन आँखों से डरता है मन। कवि सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि जो किसान है उसकी आंखें अंधकार से भरी हुई है, अंधकार की गुफा के समान दिखाई देती हैं, जिनको देखकर मेरा मन डरता है। अर्थात किसान की आंखों में जो अंधकार भरा हुआ है उस अंधकार को देखकर मेरा मन डरता है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, उन आंखों में दूर तक मतलब बहुत ज्यादा दीनता और दुख का शांत रोदन भरा हुआ है, शांत रोना भरा हुआ है। अर्थात वह दूसरों के सामने रोकर भी अपने भाव प्रकट नहीं करता, वह शांत रहकर अंदर ही अंदर रोता रहता है। दूर तक उन आंखों में किसान की दीनता और दुख प्रकट होता है, दीनता और दुख का रोना प्रकट होता है। वह स्वाधीन किसान रहा। कोई समय था जब वह क्या था? स्वतंत्र था, जब उसके खुद के खेत हुआ करते थे। अभिमान भरा आंखों में इसका, और इस बात का उसको अभिमान था कि वह स्वतंत्र है, उसके खुद के खेत हैं। छोड़ उसे मजदार आज संसार कगार सदृश वह किसका, उसे उस किसान को जो संसार के लोग हैं वह मझधार में अकेला छोड़कर, बीच धारा में अकेला छोड़कर क्या हो गए? दूर खिसक गए। अर्थात कहने का मतलब है कि जब किसान को साथ की आवश्यकता हुई उस समय संसार के सभी लोगों ने उससे उस दूरी बना ली। इस पैराग्राफ के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि जो पहले किसान स्वतंत्र था, उसकी खुद की ज़मीन थी, लेकिन जमींदारों ने उनकी ज़मीन पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, और अब उसका साथ देने वाला कोई नहीं बचा। लहराते हुए खेत दरगों में हुआ बेदखल वह अब जिन खेतों से उसे निकाल दिया गया वह खेत अब उसकी आंखों में लहराते रहते हैं। अर्थात जिन खेतों से उसे बेदखल कर दिया गया वे खेत अब उसकी स्मृति में बचे हुए हैं। दृग यानी आंखों में, और यहाँ हम स्मृति में ले सकते हैं, यादों में वो खेत उसके बसे हुए हैं। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, तृण तृण तिनके तिनके में, तिनके तिनके की हरियाली उसके जीवन को क्या करती थी? खुशहाल बनाया करती थी, हंसाया करती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि खेतों के तिनके तिनके से उसे अन्न पैदा होता था, उसके तिनके तिनके से उसके यहाँ अन्न पैदा होता था, और उस अन्न से उसके परिवार की खुशियाँ, उस अन्न से उसके परिवार में खुशियाँ आया करती थी।
आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कारकुनों सामंतों के जो लठेत होते हैं, जो उनके बॉडीगार्ड्स जो आजकल बोलते हो आप लोग, यहाँ लठेत आएंगे या जो रखवाली करने वाले होते हैं सामंतों के यहाँ, उनके लिए है। पैराग्राफ में ये बताना चाहते हैं कवि कि उनके जो जवान बेटा है उसको लाठियों से जमींदारों के आदमियों ने मार दिया है, उसी के बारे में यहाँ बता रहे हैं। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। आंखों का तारा यानी अत्यधिक प्यारा, मुहावरा है कि उनकी आंखों का तारा अर्थात अत्यधिक प्रिय जो बेटा था वह अब आंखों में ही घूमता रहता है, अर्थात उसकी यादें अब उसकी आंखों में समाई हुई हैं, जिसको लठेतों के द्वारा या कारकुनों की लाठियों के द्वारा मार दिया गया है। कहने का भाव ये है कि उसके बेटे ने, किसान के बेटे ने सामंतों का विरोध किया, उनको कर देने से मना कर दिया, तो उसके कारकुनों ने, उसके लठेतों ने उसको लाठियों से मार दिया। अर्थात विरोध करने पर किसान के परिवार को मार दिया जाता था। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। महाजन वही सामंत है, सामंतों ने किसान के घर द्वार को भी क्या कर दिया, बिकवा दिया, और ब्याज की कौड़ी को भी नहीं छोड़ी। ब्याज पर किसान ने पैसे लिए थे उनसे, उन ब्याज के पैसों का 1 रुपया भी उसके पास नहीं छोड़ा, और वह रुपया चुकाने के लिए किसान ने अपना घर बेच दिया। रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। बर्द यहाँ बैलों की। किसान की आंखों में रह रहकर उसके कुर्क होता है नीलाम हुए बैलों की जोड़ी अब भी चुभ रही है। किसान ने अपना कर चुकाने के लिए जो उसके पास बैल थे, उन बैलों को भी उसने क्या कर दिए थे, नीलाम कर दिया था, और वही जोड़ी उसकी आंखों में अब क्या हो रही है, चुभ रही है, अर्थात उसे अपने बैलों की याद आ रही है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहने आने देती। उजरी उसकी गाय का नाम है। जो उस उजरी गाय थी उसके सिवा किसी को भी दूध नहीं देती थी। किसान के अलावा वह किसी को भी अपने पास नहीं आने देती थी। दुख प्रकट कर रहा है। आह का भाव यहाँ है आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुखी खेती। जो उसके परिवार में सुख था वह सुख आज क्या हो गया, उजड़ गया है। वह सुख आज उसकी आंखों में तैरता रहता है। जो सुख में जीवन उसने बिताया था, उस सुख की यादें उसे अब हमेशा उसकी आंखों में दिखाई देती हैं। बिना दवा दर्पण के घरनी, यहाँ दवा के लिए ही है भाई, घरनी यानी उसकी पत्नी, स्वर्ग यानी स्वर्ग चली आंखें आती भर। बिना दवा के, किसान के पास अपनी पत्नी को दवा दिलवाने के लिए पैसे नहीं थे, और बिना दवा के उसकी पत्नी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, और वह स्वर्ग को चली गई। आंखें आती भर, यह बात याद करके किसान की आंखें भर आती हैं, अर्थात किसान बहुत दुखी होता है। अपनी पत्नी को याद करके वह बहुत दुखी होता है। देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। बिना देख रेख के, माँ की मृत्यु के बाद उसकी जो बेटी थी, दूध मुही यानी अभी उसका जन्म ही हुआ था, छोटी लड़की, 2 दिन के बाद ही, माँ के मरने के बाद 2 दिन वह जिंदा रही, और 2 दिन के बाद उसकी भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, क्योंकि उसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं था। घर में विधवा रही पतोहू। पतोहू यानी बेटे की बहू। घर में जो बेटे की बहू थी वह भी क्या हो गई थी, विधवा हो गई थी। उसकी पति को भी कारकुनों ने या लठेतों ने मार दिया था। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, वह गुणों से लक्ष्मी के समान थी, फिर भी उसको पति को मारने वाली, हमारे समाज में जिसका पति मर जाता है उसको क्या बोलेंगे, घृणित भाव से देखा जाता है, तो उसको पति घातिन माना जाता था कि पति को मारने वाली उसको माना जाता था, जबकि वह लक्ष्मी के समान गुणों वाली थी। पकड़ा मंगवाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। उसकी भी इज्जत नीलाम करने के लिए या इज्जत लूटने के लिए कोतवाल ने उसको अपने यहाँ बुलवा लिया। वह अपनी इज्जत बचाने के लिए कहाँ पर गई, कुएं में
कूद गई और अब मर गई। कहने का मतलब ये है कि जब किसान पूर्ण रूप से उसका परिवार था पूरी तरह से क्या हो गया था, बिखर गया था। पत्नी मर गई थी, बेटा मर गया था, बेटे की बहू भी मर गई थी और वह इसीलिए किसान पूरी तरह से क्या हो गया था, दुखी हो गया था। खैर पैर की जूती जोरू, जोरू यानी पत्नी के लिए है, न सही एक दूसरी आती। यहाँ हमारी जो पुरानी परंपरा है जहाँ स्त्री को पैर की जूती समझा जाता था, मतलब घृणित भाव से देखा जाता था। कवि कह रहे हैं कि खैर कोई बात नहीं, पत्नी मर गई तो पत्नी तो पैर की जूती है के समान है, न सही एक नहीं तो क्या हुआ, दूसरी आ जाएगी। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। लेकिन जवान लड़के के को याद करके, सुध यानी याद करके, किसान के सीने पर सांप लौटने लगते, अर्थात हृदय में जलन होने लगती और हृदय फटता हुआ सा दिखाई देता। कहने का भाव यह है कि बहू के मरने पर ज़्यादा दुख नहीं हुआ, लेकिन जो लड़के के मरने पर किसान को अत्यधिक क्या हो रहा था, दुख हो रहा था। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। किसान को अपने पिछले जो सुख की यादें हैं एक बार आंखों में उसके क्या आ जाती है, जब उनको याद करता है तो चमक आ जाती है। तुरंत सुनने में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। लेकिन जैसे ही उसको वर्तमान समय की याद आती है तो उसकी आंखें सुनने में गड़ जाती हैं और वह उसको किसके समान, तीखी नोक के समान दिखाई देने लगती है। जो कहने का मतलब ये है कि जो पुरानी बातों को जब वो याद करता है तो उसकी आंखें चमक जाती हैं, लेकिन जब वह वर्तमान समय की स्थिति को देखता है तो उसकी आंखों में कुछ चुभता हुआ सा प्रतीत होता है। नुकीली तीखी नोक मतलब नुकीली नोक के समान उसे चुभता हुआ दिखाई देता है या उसकी आंखों में चुभता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पुराने समय में जब सामंती व्यवस्था थी, किसान पर कर्ज लाद दिया जाता था और जब कर्ज वह नहीं चुका पाता था तो उसके घर को नीलाम कर दिया जाता था, पूरी तरह से उसको परेशान किया जाता था, जिसके माध्यम से वह उसका घर बर्बाद हो जाया करता था। इस प्रकार आपका चैप्टर पूरा हुआ। धन्यवाद।